गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हमारा लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लाइव सेशन सब्जेक्ट का आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर एनालिसिस का मैट्रिक्स मेथड्स। मैट्रिक्स आप ऑलरेडी मैथ्स में पढ़ चुके हैं। मैट्रिक्स के मेथड से मतलब मैट्रिक्स का यूज हम लोग किस में करेंगे, स्ट्रक्चर एनालिसिस में, कि किस तरीके से यूज होता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स मेथड आप स्ट्रक्चर एनालिसिस आज डिटेल में जानेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड, दूसरा होता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। तो बारी बारी से जानते हैं कि पहले स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, उसके बाद जानेंगे कि आपका फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड क्या होता है। तो स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड एक टाइप का क्या है, डिस्प्लेसमेंट मेथड है। क्या है, हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या क्या था, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड और स्टिफनेस मेथड था। तो स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड किसका प्रकार है, डिस्प्लेसमेंट मेथड का। ठीक है, स्टिफनेस होता क्या है, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ये क्या कहलाता है आपका स्टिफनेस, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, के इक्वल टू एफ बाई डेल। स्टिफनेस क्या होता है, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, जहां डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 1, यानी कि के इक्वल टू एफ, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर इसी को मोमेंट के रूप में देखा जाए तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बाई थीटा। क्या हो जाएगा, के इक्वल टू एम बाई थीटा। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर ट्विस्टिंग एंगल के रूप में देखा जाए तो टी बाई थीटा टी बोल सकते हो ट्विस्टिंग एंगल। ठीक, ये इन जनरल स्टिफनेस का क्या है, फार्मूला है। ठीक है, जहां पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट आपका रोटेशन के फॉर्म में भी हो सकता है, डिफॉर्मेशन के फॉर्म में भी हो सकता है, या डिफ्लेक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये सब क्या होंगे, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल अगर कंसीडर करते हैं तो फोर्स रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है आपका, स्टिफनेस। क्या कहलाता है, स्टिफनेस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगर कोई एक्सियल फोर्स लग रहा हो बॉडी पे, क्या लग रहा हो, एक्सियल फोर्स, तो उस केस में क्या होता है, एक्सियल डिफॉर्मेशन होता है। एक्सियल फोर्स लग रहा हो तो क्या होता है, एक्सियल डिफॉर्मेशन। और उसके स्टिफनेस को जो भी रजिस्ट करता है उस फोर्स को, उसको एक्सियल स्टिफनेस से शो करते हैं। अब इसको निकालते कैसे हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, डिफ्लेक्शन आप लोग पढ़े हुए हैं ऑलरेडी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। ठीक है, मान लो कोई लोड लगा हुआ है किसी स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसमें लोड लगा हुआ है P, इसी को मान लेते हैं ये क्या है, फोर्स है। ठीक है, हम जानते हैं कि डेल इक्वल टू क्या होता है, PL अपान ए। पढ़े हुए हैं एक्सियल फोर्स के केस में क्या होता है, डिफ्लेक्शन PL अपान ए। अब हमको क्या निकालना है, स्टिफनेस। तो स्टिफनेस से क्या बोला था हमने, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो 1 फोर्स क्या है इसमें, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई एल बाई एल, अगर इसका लेंथ एल हो। ठीक है, स्टिफनेस निकल के क्या आ गया आपका, निकालते जाते हैं। अगर एक्सियल फोर्स हो तो आपका स्टिफनेस इस टर्म में आता है। ठीक है, अगर वहीं पे अगर सिंपली सपोर्टेड बीम हो, सिंपली सपोर्टेड बीम हो, यानी बीम के केस में क्या होगा, फ्लेक्सुरल स्टिफनेस होगा। बीम के केस में क्या होगा, फ्लेक्सुरल स्टिफनेस। तो उसी को सेकंड टर्म दिया है, मोमेंट लग रहा हो, क्या लग रहा हो, मोमेंट, तो रोटेशन आर स्लोप होगा। मोमेंट के केस में क्या होगा, रोटेशन आर स्लोप। तो उसके कंडीशन में हम लोग क्या निकालेंगे, रोटेशन। और उसको रजिस्ट करने के लिए क्या चाहिए रहता है, फ्लेक्सुरल स्टिफनेस। क्या चाहिए रहता है, फ्लेक्सुरल स्टिफनेस। नेक्स्ट, अगर टॉर्सन लग रहा हो तो ट्विस्टिंग एंगल लगेगा। उसको रजिस्ट करने के लिए क्या चाहिए हमको, टॉर्सनल स्टिफनेस। इसको बारी बारी से और जानेंगे डिटेल में। ठीक है, जैसे कि आपका कोई बीम दिया गया है, सिंपली सपोर्टेड बीम, क्या दे दिया गया है, सिंपली सपोर्टेड बीम दे दिया गया है। इस सिंपली सपोर्टेड बीम में कोई एंगल थीटा लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रोइडल एक्सिस। क्या लग रहा है, एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है, तो उसी को बोला गया है स्लोप और रोटेशन इज अ चेंज इन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। ठीक है, अगर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के
रेस्पेक्ट में जो भी एंगल लग रहा है वो क्या कहलाता है, स्लोप या रोटेशन। ठीक है, वहीं पे अगर कोई कंटिन्यूअर बीम है एग्जांपल के लिए इस तरीके से, ठीक है, और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के अबाउट अगर ट्विस्ट कराया जाए, क्रॉस सेक्शन एरिया के अबाउट जो मोमेंट होता है वो क्या कहलाता है, ट्विस्ट या टॉर्सन। ठीक है, ट्विस्ट कराया जाए कुछ इस तरीके से। ठीक, मान लो ये सर्कुलर है, इस तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया के अबाउट कराया जाए तो क्या होगा, जो भी ट्विस्ट होगा या जो भी एंगल रेस्पेक्ट एंगल क्रिएट होगा वो क्या कहलाएगा, आपका ट्विस्टिंग एंगल। क्या कहलाएगा, ट्विस्टिंग एंगल। तो उसी को बोला गया है ट्विस्टिंग एंगल इज द चेंज इन एंगल विथ रेस्पेक्ट टू द क्रॉस सेक्शन एक्सिस। मतलब इसमें आपका जो भी आपका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट नहीं हो रहा है, इसके अबाउट मोमेंट नहीं हो रहा है, ये किसके अबाउट हो रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन एक्सिस। क्लियर है? ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन आएंगे पूछ लेंगे, ठीक, जहां पे डाउट आएगा। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। जनरेशन ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स। स्टिफनेस मैट्रिक्स जनरेट किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में स्टेप वाइज देखते जाते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी भी स्टिफनेस मैट्रिक्स को जनरेट करना रहता है तो सबसे पहला स्टेप जो आपका रहता है, रिस्ट्रेन द स्ट्रक्चर इन द कोऑर्डिनेट शोन। पहला स्टेप क्या रहता है, जो भी कोऑर्डिनेट दिया गया है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, रिस्ट्रेन कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए ये आपका एक दे दिया गया है, ठीक, प्रॉप्ड कंटिन्यूअर बीम है और कोऑर्डिनेट दे दिया गया है मिड पॉइंट पे। ठीक है, कोऑर्डिनेट 1 और 2 दे दिया है मिड पॉइंट पे। ठीक, तो मान लीजिए इस पॉइंट को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। पहला अपना स्टेप वही है, रिस्ट्रेन द स्ट्रक्चर इन द कोऑर्डिनेट शो। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड स्टेप क्या होता है इसमें। स्टेप 2 रहता है आपका अलाउइंग यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन 1। कोई भी आपका जो डायरेक्शन 1 है उसमें हम लोग क्या करेंगे, यूनिट डिस्प्लेसमेंट करेंगे। ठीक है, अब डायरेक्शन 1 किस तरफ था, इस नीचे की ओर था। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से होगा, नीचे की ओर, कुछ इस तरीके से। ठीक, वैसे ही इधर क्या था, प्रॉप्ड कैंटिलीवर था, तो यहां भी कुछ इस तरीके से। ठीक, और ये वाला पॉइंट क्या रहेगा, रिस्ट्रेन रहेगा। क्या रहेगा, रिस्ट्रेन। अब हमने पढ़ा है कि फॉर एंड अगर फिक्स है, क्या है, फॉर एंड फिक्स है, तो जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है वो क्या होता है, 6EI बाई 6EI डेल बाई एल स्क्वायर। क्या होता है, 6EI डेल बाई एल स्क्वायर। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिट डिस्प्लेसमेंट, अलाउ यूनिट डिस्प्लेसमेंट। अगर यूनिट डिस्प्लेसमेंट करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6EI बाई एल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 6EI बाई एल स्क्वायर। ठीक, सिमिलरली अगर फार एंड हिंज्ड हो, क्या हो, फार एंड हिंज्ड हो, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 3EI बाई एल स्क्वायर। फार एंड हिंज हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 3EI बाई एल स्क्वायर। पढ़े हुए हैं? ठीक, और जो भी ये मोमेंट लग रहा है या आपका इसका अपोजिट मोमेंट यहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक, 6EI बाई एल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, हिंज पॉइंट पे मोमेंट कितना होता है, 0। हिंज पॉइंट पे मोमेंट कितना होता है, 0, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका ट्रांसफर नहीं होता है। यहाँ पे मोमेंट क्या होता है, 0। ठीक है, हिंज पॉइंट पे। इसी का अगर रिएक्शन निकाला जाए, क्या निकाला जाए, रिएक्शन, तो आप किसी एक पॉइंट को कंसीडर करेंगे, मोमेंट अबाउट ए लेंगे या मोमेंट अबाउट सी लेंगे, तो आपका रिएक्शन निकल के आ जाएगा 6 + 6 12, तो
12 EI बाई एल क्यूब, 12 EI बाई एल क्यूब, यही आएगा। ठीक है, क्योंकि मोमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, रोटेशन के फॉर्म में, तो उसको एल का नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, या एक तरीके से बोल सकते हैं मोमेंट अबाउट ए, या कुछ भी अबाउट लेते हैं, तो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स जो फॉर्म में आएगा उसके में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका निकल आता है क्या, मोमेंट। ठीक है, और रिएक्शन क्या होता है, m बाई एल, ये होता है रिएक्शन, क्या होता है m बाई एल। ठीक है, या फोर्स जो भी है। ठीक है, तो रिएक्शन जो है एक तरीके का फोर्स है, क्या आता है m बाई एल। तो m अपना निकला हुआ है 6EI बाई एल स्क्वायर, उसमें लेंथ क्या है, l यहाँ पे है। ठीक है, तो लेंथ का आपका डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6EI बाई एल क्यूब, और यहाँ पे भी 6EI बाई एल क्यूब। अब यहाँ से देखने से पता चल रहा है दोनों क्या है, क्लॉकवाइज है, दोनों क्या है, क्लॉकवाइज है, दोनों क्या है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज दोनों है तो दोनों को ऐड कर देंगे, 6 + 6 12, इसीलिए आपका आंसर आ गया 12EI बाई एल क्यूब। रिएक्शन कितना आ गया आपका, 12EI बाई एल क्यूब। आगे बढ़ते हैं, अगर इस एंड में देखा जाए, ठीक है, आपका बी पॉइंट पे जो प्रॉप्ड कैंटिलीवर है, ठीक है, वहां पे रिएक्शन निकाला जाए, तो अगर इस एरिया को अपन कंसीडर करें, ठीक है, तो इसमें कितना मोमेंट है, 3EI बाई एल स्क्वायर, तो रिएक्शन क्या निकल आएगा आपका, और इस एंड 0। ठीक है, इस एंड 0, तो अगर आर निकाला जाए, क्या निकाला जाए, आर बी निकाला जाए, तो आपका आ जाएगा 3EI बाई एल स्क्वेयर इंटू एल, क्योंकि m बाई एल होता है, प्लस 0। ठीक है, तो निकल आएगा 3EI बाई एल क्यूब, 3EI बाई एल क्यूब। तो उसी को लिया रिएक्शन 3EI बाई एल क्यूब। क्लियर है कैसे आया, ठीक है, 6EI बाई एल क्यूब, सॉरी 12EI बाई एल क्यूब कैसे आया, और 3EI बाई एल क्यूब कैसे आया। ठीक, जो भी रिएक्शन यहाँ पे लग रहा है उतना ही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो भी रिएक्शन क्रिएट होगा, ये अपवर्ड जा रहा है तो ये क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, 12EI बाई एल क्यूब। वहीं पे आपका 3EI बाई एल क्यूब ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ पे एक डाउनवर्ड रिएक्शन क्रिएट होगा उसकी वजह से। ठीक है, 3EI बाई एल क्यूब। तो स्टिफनेस मैट्रिक्स जब भी तैयार किया जाता है तो बारी बारी से देखते हैं, सबसे पहले K11 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, K11। तो K11 होता क्या है, फोर्स डेवलप्ड इन द डायरेक्शन 1। ठीक है, इन डायरेक्शन 1, पहला पॉइंट क्या दिखाता है, फोर्स डेवलप्ड इन डायरेक्शन 1। ठीक है, और सेकंड जो है सफिक्स है वो दिखाता है ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन इट्स ओन डायरेक्शन। 1 का मतलब है कि फोर्स डेवलप हो रहा है किसी डायरेक्शन 1 पे। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन 1। ठीक, ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन 1। क्लियर है, तो उसको किस तरीके से और देख सकते हैं, धीरे से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, 1 के डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसकी वजह से जो भी फोर्स डेवलप होगा इन डायरेक्शन 1, इसी डायरेक्शन में, ठीक है, ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन 1, तो उसी को अपने क्या करना है, निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा, वैल्यू आपका K11। ठीक, तो यहाँ से देखने से पता चल रहा है इस डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट आएगा उसको रोकने के लिए जो भी रिएक्शन लग रहा है वो क्या है, 12EI बाई एल क्यूब है। ठीक है, तो फोर्स डेवलप हो रहा है डायरेक्शन 1 में, अगर यूनिट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई किए हैं तो कितना डेवलप हो रहा है,
पहले की वजह से 12 EI बाई एल क्यूब मेंबर एसी में क्या है 12 EI बाई एल क्यूब, यही है, ठीक। और आपका मेंबर बीसी में कितना है 3 EI बाई एल क्यूब का रिएक्शन, ठीक है। तो टोटल जो आपका ज्वाइंट सी है जहां पे आपका यूनिट डिस्प्लेसमेंट हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे टोटल रिएक्शन कितना डेवलप हो जाएगा 15 EI बाई एल क्यूब। तो आपका K11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 EI बाई एल क्यूब। K11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 EI बाई एल क्यूब। क्लियर नहीं होगा तो बता पूछ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। If the coordinate given and the force developed in the same direction, then positive value। क्या होता है कि कोई भी कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है और उसी डायरेक्शन में हम लोग फोर्स डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। इसीलिए हमेशा जो स्टिफनेस मैट्रिक्स तैयार किया जाता है या कोई भी मैट्रिक्स तैयार किया जाता है, ठीक है, उसका जो लीडिंग डायगोनल्स रहते हैं, क्या रहते हैं लीडिंग डायगोनल्स रहते हैं, जैसे कि K11, K22, K33, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। क्या रहते हैं हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। लीडिंग डायगोनल्स हमेशा क्या रहते हैं पॉजिटिव रहते हैं। क्यों रहते हैं क्योंकि फोर्स जो भी डेवलप हो रहा है अगर सेम डायरेक्शन में हो रहा हो, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट दिया है उस डायरेक्शन में, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है पॉजिटिव, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखेंगे। छोटे छोटे वो हैं, लेकिन आंसर लेने में आपको आसानी करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। KIJ का मीनिंग फिर से एक बार डिटेल में देखा गया है कि जो K11 था वो क्या था, एक तरीके का KIJ है। I क्या है फोर्स डेवलप्ड इन डायरेक्शन I। फोर्स जो डेवलप होता है किस डायरेक्शन में होता है इन डायरेक्शन I, ठीक है। और J क्या शो करता है ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन J। तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहाँ पे क्या निकाल रहे हैं उसके लिए। तो फोर्स डेवलप्ड इन द डायरेक्शन I, पहला जो रहता है सफिक्स उस डायरेक्शन में फोर्स डेवलप किया जाता है, किसकी वजह से ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन J। जो सेकेंड सफिक्स है उसमें अगर यूनिट डिस्प्लेसमेंट लगाया जाए तो जो फोर्स डेवलप होता है वो किस डायरेक्शन में होता है I में। उसको किस तरीके से शो करते हैं KIJ के फॉर्म में। किसके फॉर्म में KIJ। जैसे कि आपका K21 है, क्या है K21 को क्या बोल सकते हैं हम लोग फोर्स डेवलप्ड इन डायरेक्शन 2, फोर्स डेवलप्ड इन डायरेक्शन 2 ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन 1। वही बोला गया है फोर्स डेवलप्ड इन द डायरेक्शन 2 ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन 1। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े तो K21 अगर निकालते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं K21, ठीक है, फोर्स डेवलप्ड इन डायरेक्शन 2। डायरेक्शन 2 कौन सा है आपका मोमेंट वाला पोर्शन है। डायरेक्शन 2 कौन सा था मोमेंट वाला पोर्शन था। इस तरीके से था हमारा डायग्राम, ठीक है, कोऑर्डिनेट 1 कोऑर्डिनेट 2 कोऑर्डिनेट 1, ठीक है। यहाँ पे क्या है प्रॉप्ड है, तो डायरेक्शन 2 में फोर्स डेवलप कितना हो रहा है वो निकालना है अगर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो, ठीक है। तो रोटेशन कितना हो रहा था हमारा 6 EI बाई एल स्क्वायर, कितना हो रहा है 6 EI बाई एल स्क्वायर। किस डायरेक्शन में हो रहा है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये 3 EI बाई एल स्क्वायर किस डायरेक्शन में हो रहा है 3 EI बाई एल स्क्वायर किस डायरेक्शन में हो रहा है क्लॉकवाइज। 6 EI बाई एल स्क्वायर किस डायरेक्शन में हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं देखा जाता, इसमें यह देखा जाता है कि कोऑर्डिनेट जो है अगर कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में है तो क्या लेना है हमको पॉजिटिव लेना है, अगर कोऑर्डिनेट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो निगेटिव लेना है। क्या करना है कोऑर्डिनेट के सेम डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव लेना है, जो अपोजिट डायरेक्शन में है उसको निगेटिव। जैसे कि कोऑर्डिनेट का अपना डायरेक्शन कौन सा है क्लॉकवाइज, तो ये वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव,
ठीक है, 3ei/l स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और 6ei/l स्क्वायर क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट के अपोजिट डायरेक्शन में है। कौन से डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो उसी को लिखा गया है, देखिए K21 में 3i/l स्क्वायर आपका पॉजिटिव लिया गया है, क्यों, कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में है मोमेंट, क्या है, कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में है, ठीक है, जो रोटेशन हो रहा है वो कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन, और 6ei/l स्क्वायर अपोजिट डायरेक्शन में है कोऑर्डिनेट के, तो इसको निगेटिव कंसीडर कर लिया। दोनों को समीशन करने से आपका आ जाएगा -3ei/l स्क्वायर, क्या आ जाएगा, -3ei/l स्क्वायर, ठीक है, वैल्यू वो करते जा रहे हैं, ठीक है। हमेशा जो भी K21 है और K12 है वो एक दूसरे के इक्वलेंट अपोजिट होता है, क्या होता है, हमेशा K, ठीक है, ij इक्वल टू kj i बोल सकते हो, ठीक है, ये इक्वलेंट अपोजिट होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, स्टेप 3। पहले हमने क्या किया, स्टेप 1 रिस्ट्रेन कर दी स्ट्रक्चर को, स्टेप 2 क्या किए कि जो भी आपका यूनिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डायरेक्शन 1 में, उसके रेस्पेक्ट में आपका 1 पे क्या असर होगा या कितना फोर्स डेवलप होगा डायरेक्शन 1 में, और डायरेक्शन 2 में कितना फोर्स डेवलप होगा वो निकाले स्टेप 2 में, ठीक है। अब स्टेप 3 क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, अब जो भी यूनिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डायरेक्शन 1 में उसको रिस्ट्रेन करेंगे, और इस बार डिस्प्लेसमेंट यूनिट जो भी आपका है वो कोऑर्डिनेट 2 की ओर करेंगे, कोऑर्डिनेट 2 की ओर डिस्प्लेसमेंट करेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डिफ्लेक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है या फिर आपका रोटेशन के फॉर्म में भी। तो जो भी कोऑर्डिनेट 2 है उसमें अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट दिखाते हैं तो फोर्स क्या डेवलप होगा इन डायरेक्शन 1 एज वेल एज इन डायरेक्शन 2, वो हम लोग अब क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डायग्राम क्या था, ये था कोऑर्डिनेट 1 और ये कोऑर्डिनेट 2, ये था, ठीक, यहाँ प्रॉप्ड था। अब क्या चाहिए हमको, रिस्ट्रेन करना है इन डायरेक्शन 1, डायरेक्शन 1 के रिस्ट्रेन कर दिए, साथ ही साथ क्या करना है, डायरेक्शन 2 के रेस्पेक्ट में हमको रोटेट करना है या फिर डिस्प्लेसमेंट करना है, ठीक है। तो डायरेक्शन 2 में तो कुछ इस तरीके से आएगा, फिक्स्ड है तो क्लियर है, ठीक। इधर क्या है, प्रॉप्ड है, क्या है, प्रॉप्ड है, तो इस तरीके से भागेगा, ठीक। तो हमने पढ़ा है कि फॉर एंड हिंज हो तो क्या होता है, 4ei(θ/l), पढ़े हो, k इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर 4ei/l हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4ei/l, क्यों, थीटा इक्वल टू 1 कंसीडर करना है अपने को, ठीक है, यूनिट डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है और डायरेक्शन क्या है, रोटेशन के फॉर्म में है, इसलिए 4ei/l, ठीक है। अगर फॉर एंड हिंज्ड है, क्या है, फॉर एंड हिंज्ड है, तो हमने पढ़ा है 3ei/l, क्या होता है, 3ei/l, ठीक। साथ ही साथ हम लोग पढ़े हैं कैरी ओवर फैक्टर, क्या पढ़े हैं, कैरी ओवर फैक्टर या मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहां से जो भी मोमेंट डेवलप हो रहा है वहां यहाँ पे क्या हो जाता है, कैरी ओवर होता है हाफ, कितना होता है, हाफ, और सेम डायरेक्शन में होता है, तो कुछ इस तरीके से 2ei/l, कितना कैरी ओवर होगा, हाफ मोमेंट, ठीक है, तो 2ei/l, क्लियर है। यहाँ क्या होता है, हिंज एंड में अगर फॉर एंड हिंज है तो कैरी ओवर कितना होता है, 0। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हमने पढ़ा है कि कैरी ओवर क्या हो जाता है, 0, तो यहाँ पे क्या होगा, 0, ठीक। आगे बढ़ते हैं,
रिएक्शन निकाल लेते हैं, रिएक्शन क्या आ जाएगा अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो रिएक्शन आपका आ जाएगा RA इक्वल टू 4 सेम डायरेक्शन में, 2 भी सेम डायरेक्शन में, 4 EI बाई L, M बाई L होता है, L इंटू L प्लस 2 EI बाई L इंटू L, क्योंकि रिएक्शन क्या होता है मोमेंट डिवाइडेड बाई लेंथ, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 6 EI बाई L स्क्वायर, क्या जाएगा 6 EI बाई L स्क्वायर, ठीक है। रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ मोमेंट, रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा मोमेंट के रूप में होगा, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगर RB निकालते हैं, क्या निकालते हैं RB, तो RB के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला कंसीडर करेंगे BC वाला पॉइंट, इसमें कितना आ रहा है 3 EI बाई L और 0, तो 3 EI बाई L इंटू L हो जाएगा, तो 3 EI बाई L स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं। तो इसकी वजह से कितना रिएक्शन आ रहा है, ठीक है, मोमेंट किस तरीके से हो रहा है क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है। इसको रजिस्ट करने के लिए जो भी आपका रिएक्शन लगेगा ऊपर की ओर लगेगा, क्या लगेगा रिएक्शन ऊपर की ओर लगेगा, ठीक। कितना 6 EI बाई L स्क्वायर, ठीक है। और RB कितना लगेगा 3 EI बाई L स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्शन, ठीक है, 3 EI बाई L स्क्वायर, ठीक। ये क्या है मोमेंट इस तरीके से आ रहा है, इसको रजिस्ट करने के लिए रिएक्शन जो लगेगा ऊपर की ओर लगेगा, रिएक्शन किधर लगेगा ऊपर की ओर, तो ये आपका आ जाएगा 6 EI बाई L स्क्वायर, तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा नीचे, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं, इस मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए 6 EI डेल स्क्वायर और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको रजिस्ट करने के लिए 3 EI बाई L स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हुआ, जो भी मोमेंट डेवलप हो रहा है और उसके जो रिएक्शन डेवलप हो रहा है कुछ इस तरीके से होंगे कि यहाँ पे RB कितना आ जाएगा 3 EI बाई L स्क्वायर ऊपर की ओर, RA क्या होगा ये आपका ऊपर की ओर 6 EI बाई L स्क्वायर, क्योंकि इस मोमेंट को अपने को क्या करना है रजिस्ट करना है, ठीक है। इसलिए जो भी आपका रिएक्शन है डाउन, सॉरी ये क्या हो रहा है क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है, इसको रजिस्ट करना है, तो ये जो मोमेंट आपका हो रहा है, ठीक। तो इसको रजिस्ट करने क्लॉकवाइज के लिए ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है, 6 EI बाई L स्क्वायर ऊपर की ओर और 3 EI बाई L स्क्वायर नीचे की ओर, ठीक। क्लियर है, तो इसका इक्वल एंड अपोजिट ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है, 6 EI बाई L स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से फिर K12 निकालते हैं, K12 सॉरी K21 क्या निकालेंगे K21, ठीक है, फोर्स डेवलप्ड इन डायरेक्शन 2 ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन 1। तो ये तो निकाल चुके हैं अपन, अभी हमको क्या निकालना है कि K12 निकालना है, क्या निकालना है K12, फोर्स डेवलप्ड इन डायरेक्शन 1, फोर्स डेवलप्ड इन डायरेक्शन 1 ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड इन डायरेक्शन 2, यूनिट डिस्प्लेसमेंट हमने अप्लाई किया डायरेक्शन 2 में, तो क्या फोर्स डेवलप होगा, तो फिर से वही 6 ऊपर की ओर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमारा क्या था कोऑर्डिनेट 1 का नीचे की ओर, तो ये किस में आ जाएगा नेगेटिव में 6 EI बाई L स्क्वायर, और ये किस में हो जाएगा
प्लस 3ei/l², क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना है, तो आंसर आ जाएगा -3ei/l²। क्लियर है? ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? निगेटिव। क्या हो जाएंगे? दोनों निगेटिव। K12 भी और K21। K22 निकालते हैं। K22 क्या है? फोर्स डेवलप्ड इन डायरेक्शन 2 ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड इन डायरेक्शन 2। ठीक है, हमने यूनिट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई किया डायरेक्शन 2 में। ठीक, तो क्या फोर्स डेवलप हो रहा है इन डायरेक्शन 2? डायरेक्शन 2 में फोर्स का मतलब है मोमेंट से आपका। ठीक है, डायरेक्शन 2 में जो भी फोर्स की बात हो रही है मतलब मोमेंट की बात हो रही है। तो मोमेंट की बात हो रही है तो आपका कितना कितना है? एक 4ei/l है और सेकेंड 3ei/l। सेम डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में आपका कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4ei/l प्लस 3ei/l, तो आपका टोटल हो जाएगा 7ei/l। तो आपका एक मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा K इक्वल टू K12 K11 K12 K21 और K22। ठीक है, 2x2 का एक मैट्रिक्स तैयार हो गया, जिसकी वैल्यू आपकी निकल के आई। पहले वाले का आंसर कितना आया था? 12ei/l3, ये आया था। ठीक, सेकेंड का कितना आया था? -3ei/l², और थर्ड का -3ei/l²। हमेशा ध्यान देंगे, कोई भी स्टिफनेस मैट्रिक्स आप तैयार करेंगे, आंसर जब लेंगे तो इन चीजों का ध्यान देंगे कि जो भी डायगोनल K12 ये K12 और K21, ठीक, या फिर K13 या K31। K12 इक्वल टू K21 होगा और K13 इक्वल टू K31 ऑलवेज। ठीक है, और जो लीडिंग डायगोनल होंगे वो क्या होंगे? हमेशा पॉजिटिव। 12ei/l3 और एक और है 7ei/l। ठीक, क्लियर है? उसी को निकाला है, फोर्स डेवलप इन डायरेक्शन 2 ड्यू टू यूनिट रोटेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन। फोर्स डेवलप्ड इन डायरेक्शन 2 ड्यू टू यूनिट रोटेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन। K22 इक्वल टू 4ei/l और आपका 3ei/l इक्वल टू टोटल 7ei/l। ठीक, K12 निकाले हैं, ये भी -3ei/l² है। ठीक, तो एक स्टिफनेस मैट्रिक्स तैयार हो गया। ठीक है, Kij इक्वल टू Kji होता है, पढ़े हैं अभी। ठीक है, ये क्या, कौन सा लॉ के तहत होता है? मैक्सवेल लॉ ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स अप्रोच। जो मैक्सवेल लॉ है उसके बेसिस पे होता है कि जो भी Kij होता है वो Kji के बराबर होता है। ठीक है, ये और ये बराबर होंगे और K13 और K31 बराबर होंगे। ठीक है, K23 K32 के बराबर होगा। ठीक, तो एक मैट्रिक्स तैयार कर दिया आपका 15ei/l3। सॉरी, इससे पहले जो अपन वो किए थे कितना 15 आया था ना, कितना आया था 15, तो ये आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15, 12 प्लस 3 15ei/l3। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? 15ei/l3 -3ei/l², 3ei/l² और 7ei/l। क्लियर है? अब उसको आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जनरेट फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। अगर फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स तैयार करना है तो किस तरीके से करेंगे? ठीक है, स्टेप्स इन फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स होता क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी होता क्या है? ठीक है, जैसे कि स्टिफनेस हमने पढ़ा, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी रहता है वो होता है फोर्स रिक्वायर्ड, क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कास्ड बाय यूनिट फोर्स। अगर यूनिट फोर्स अप्लाई करते हैं तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, वो क्या कहलाता है आपका? फ्लेक्सिबिलिटी। डिस्प्लेसमेंट कास्ड बाय यूनिट फोर्स, ये होता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक, डिस्प्लेसमेंट कास्ड बाय यूनिट फोर्स।
फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कास्ड बाय यूनिट फोर्स। ठीक, स्टेप्स इन फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, दिस मेथड आल्सो कॉल्ड फोर्स मेथड। जैसे कि स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड को हम लोग कौन सा मेथड बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट मेथड का एक प्रकार है, वैसे फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड किसका प्रकार है? फोर्स मेथड का एक टाइप है। ठीक है, एज वी अप्लाइड यूनिट फोर्स वन आफ्टर एंड अदर इन वी कैलकुलेट करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट। अगर हम लोग यूनिट फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट में, तो उसके वजह से जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करते जाते हैं, तो हमारा क्या तैयार हो जाता है? फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। ठीक है, स्टेप वन जैसा उसमें था वैसे ही रहेगा, बस तरीका चेंज हो जाएगा। इसमें भी रिस्ट्रेन करना, सॉरी रिलीज करना है स्ट्रक्चर को। ठीक है, अप्लाई क्या करना है? अप्लाई यूनिट फोर्स इन डायरेक्शन वन। ठीक है, स्टेप वन क्या रहता है? जैसे कि उसमें रिस्ट्रेन करते थे स्ट्रक्चर को, इसमें क्या करना है? अप्लाइड यूनिट फोर्स, जिस डायरेक्शन में हमको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है, उस डायरेक्शन में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? यूनिट फोर्स अप्लाई करते हैं सबसे पहले डायरेक्शन वन में, फिर कैलकुलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन टू एंड वन एंड टू। डायरेक्शन वन एंड टू में क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हमारे पास जो भी स्ट्रक्चर था उसमें डायरेक्शन वन अगर ये है कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यूनिट फोर्स अप्लाई करेंगे, फिर उसके करस्पॉन्डिंग क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो डेल वन वन डेल से डिनोट करेंगे, सॉरी F11 किससे निकालते हैं? F11। ठीक है, F11 क्या है? डिस्प्लेसमेंट कास्ड बाय यूनिट फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कास्ड बाय यूनिट फोर्स, फोर्स की वैल्यू क्या करेंगे? 1 लगाएंगे, तो एक तरीके से डेल वन वन ही होगा। ठीक है, या डेल वन